असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई झड़पों को लेकर कांग्रेस ने राज्य की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर जुबानी बौखलाहट जारी है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आनन फानन बैठक कर गृह मंत्रालय पहुंच गए। खड़गे ने साहस से राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में खतरे में पड़ने की बात की है। उन्होंने इसे लेकर असम पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मणिपुर से मुंबई के लिए 14 जनवरी को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के असम पहुंचने के बाद कुछ ऐसे मौके आए जब असम पुलिस Z+ सिक्योरिटी पाए हुए राहुल गांधी की सुरक्षा में आना चाह रही थी। खड़गे ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश से जब कांग्रेस की यात्रा वापस असम के सोनितपुर जिले में आई तब वहां के स्थानीय सुप्रिंटेंडेंट और जो कि सीएम शर्मा के भाई भी हैं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस की यात्रा पर हुए हमले को किसी दर्शक की तरह देखा। खड़गे ने कहा, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ पार्टी के महासचिव जयराम रमेश के साथ झड़प की और उनकी कार पर हमला कर दिया। इन लोगों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ नारेबाजी की और वाहनों पर लगे यात्रा के पोस्टर तक फाड़ दिए। खड़गे ने कहा कि 22 जनवरी को नगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बेड़े को रोक लिया, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी। इन सब चौंकाने वाली घटनाओं के बीच जब जब भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के करीब आए तब तब असम पुलिस दर्शक बनकर खड़ी रही, जिससे कुछ शरारती तत्व लगातार राहुल की सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने अमित शाह से मांग की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि यात्रा तैयारी के तहत आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का दखल जरूरी है ताकि यात्रा के साथ ऐसी कोई अनहोनी न हो जाए जिससे राहुल गांधी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कोई कांग्रेस कार्यकर्ता चोटिल हो। अब इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में FIR दर्ज की गई है। वह पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से असम में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। राहुल गांधी के अलावा KC वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से सीएम शर्मा और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही थी। अपने तमाम बयानों में आजकल राहुल गांधी सीएम शर्मा को भ्रष्ट बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में असम का हाल बेहाल है, जहां युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और किसान परेशान है। उन्होंने आज ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि असम में न्याय यात्रा में बाधा डाली जा रही है। साथ ही उन्होंने सीएम शर्मा को भ्रष्ट करार दिया और कहा कि जब वे लोगों से बात करते हैं तो वे सीएम की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि असम में बहुत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी ने अपनी जुबान से स्वीकार कर लिया है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यह सब कर रहे हैं। ये लोगों से मिलने या उनकी समस्याएं जानने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, यह सिर्फ फ्री पब्लिसिटी के लिए दौड़ रहे हैं। यह आदमी ईमानदार है या एकदम मूर्ख, यह समझ लेना अब चुनौती होता जा रहा है। चेहरे का तेज भी दिन प्रतिदिन बुझता जा रहा है। यह आदमी महलों में भाप लेने के लिए पैदा हुआ था, सड़क पर 2 दिन में वास्को डी गामा जैसा दिखने लगा है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भले ही पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत ढांचे की कमी के कारण कृषि उत्पादों के निर्यात नहीं होने का आरोप लगाया हो, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर भारत में विकास परियोजनाओं के पंख लगे हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। यहां तक कि सड़क, रेल और वायु सेवा की बढ़ती सुविधाओं के कारण पहली बार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक पहुंच रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मेघालय में रैली को संबोधित करते हुए वहां के उत्कृष्ट अनानास के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंचने और इसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का कहना था कि आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण उनके अनानास विदेशी बाजार तक नहीं पहुंच रहे हैं।
राहुल गांधी के दावों को आधारहीन बताते हुए गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले 9 सालों में पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की लंबी फहरिस्त है। उनके अनुसार मोदी सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए विशेष जोर दिया गया और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पिछले 10 सालों के भीतर पूर्वोत्तर भारत में 8 नए हवाई अड्डे बने हैं। अकेले रेलवे द्वारा 2014-15 से 2022-23 के बीच 81,941 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसी तरह सड़क निर्माण पर 48,575 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा भारतमाला परियोजना के तहत 5,196 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनमें 514 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। उनके अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बने विशेष डोनर मंत्रालय का बजट 2014-15 में केवल 2,333 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में 153% बढ़ोतरी के साथ 5,892 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य क्षेत्रों से जुड़े दर्जनों परियोजनाओं को पूर्वोत्तर के राज्यों में काम चल रहा है। इनमें कई पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से पिछले 4 सालों में विभिन्न उग्रवादी गुटों के शांत समझौते और उनके हथियारबंद कैडर के आत्मसमर्पण के कारण शांति के नए युग की शुरुआत हुई है और इसे हिंसा जुड़े विभिन्न मापदंडों पर आसानी से देखा जा सकता है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2017 तक पूर्वोत्तर भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात बिल्कुल नहीं होता था। 2018 के बाद यह शुरू हुआ और 2021-22 से इसमें काफी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि अनानास को ही ले ले तो इस समय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से यूएई, अमेरिका और बेल्जियम के साथ ही कई देशों में निर्यात हो रहा है और सिर्फ मेघालय से पिछले साल 1.3 टन अनानास का निर्यात किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। यह है केजरीवाल सरकार की असलियत। डीडीए ने अरविंद केजरीवाल सरकार को 8 साल में स्कूल खोलने के लिए 13 जगहों पर जमीन दी, किंतु इन्होंने स्कूल नहीं खोला और दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान का अपना वादा पूरा किया है, लेकिन केजरीवाल गैंग को झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के हालिया बयानों को झूठा करार दिया है। आपके नेता लगातार 3-4 दिनों से इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि डीडीए दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। डीडीए ने इस संबंध में एक बयान 15 जनवरी 2024 को जारी किया है। डीडीए ने कहा, झुग्गियां तोड़ने के विषय में दिए गए बयान फर्जी, गड़बड़ और लोगों को गुमराह करने की भावना से दिए गए हैं। डीडीए ने झुग्गियों को तोड़ने पर कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की है। डीडीए ने कहा है, पहली बात यह है कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त नहीं किया गया है। उन्हें इस कारण से ध्वस्त भी नहीं किया जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष प्रावधान के दूसरे अधिनियम 2011 की वैधता को 3 सालों के लिए बढ़ा दिया। इस कानून के तहत अनाधिकारिक के निर्माण को कार्रवाई से मुक्त रखा गया है। इसमें झुग्गी झोपड़ियां भी आती है, ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीडीए ने यह भी बताया है कि 13 जनवरी 2024 को उसने दिल्ली के गोकुलपुरी में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जहां सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनाई गई थी। इनमें कई ऑटोमोबाइल शोरूम भी शामिल थे जो करोड़ों का लाभ कमा रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में आपने दिल्ली में एक सप्ताह का एक अभियान चलाने का ऐलान किया था। इसके अंतर्गत इसके मंत्रीगण दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। 15 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना दिल्ली की सफदरजंग और बीआर कैंप में पहुंचे। यहां इन्होंने लोगों को बताया कि डीडीए इनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ना चाहती है। इन्होंने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीए पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन झोपड़ियों को तोड़कर यहां रहने वाले लोगों को 40-50 किलोमीटर दूर बसाने की डीडीए की योजना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ने कहा कि आप इन लोगों को उनकी झुग्गी की जगह पर ही फ्लैट दिलवाएगी। वहीं भाजपा नेताओं ने आप सरकार पर दिल्ली के विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में डीडीए के 55,000 फ्लैट बनकर तैयार है, इन्हें आप सरकार आवंटित नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया आपकी इस ढीला ढाली के चलते ये फ्लैट अब खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। अगस्त 2023 में राज्यसभा में दी गई एक जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया था कि दिल्ली के अंदर वर्तमान में 675 झुग्गी बस्ती वाले इलाके हैं। इनमें 30,000 से अधिक झुग्गियों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने बताया था कि इन झुग्गी वाले इलाकों में 15 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की उन एजेंसियों से लगातार रसाकसी चलती रहती है जिनमें केंद्र सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल का सीधा दखल होता है। डीडीए दिल्ली के उपराज्यपाल के अंतर्गत आती है, जो इसके चेयरमैन होते हैं। ऐसे में डीडीए पर आरोप लगाना भी इसी राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सामाजिक न्याय के नायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा। मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। ओबीसी समाज से आने वाला एक ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व जिसके पास विरासत में छोड़ने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं थी। वे आज के उन समाजवादियों से भिन्न थे जो हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। पूर्व की सरकारें कर्पूरी जी को भारत रत्न देना चाहती तो दे सकती थी, लेकिन ख्याल नहीं आया हाँ आज उन्हें ओबीसी वोटर जरूर चाहिए। इसी बीच कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद इसका श्रेय लूटने के लिए बिहार के अवसरवादी नेता मिल पड़े। इसमें सबसे आगे रहे बिहार की गठबंधन सरकार में शामिल राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव। वही लालू यादव जिन्होंने जीते जी कर्पूरी ठाकुर का जमकर विरोध किया, लेकिन अब खुद का थूका चाटते हुए लालू ने उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला बता रहे हैं। बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले लालू यादव के चेहरे पर चढ़ा यह नकाब भी उतर गया है। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन ने लालू यादव को भी बड़ा नेता बना दिया था। गोपालगंज के फुलवरिया में जन्मे लालू यादव बचपन से ही ड्रामा करने में दक्ष थे और गांव में होने वाले छोटे मोटे कार्यक्रमों में अभिनय करते थे। भले ही अब वो 75 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन बचपन में भैंस पर बैठकर करने वाली नाटकबाजी वाला खेल अब भी वो बेहद खेल लेते हैं, लेकिन दूसरे रूप में। अब वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का श्रेय ले रहे हैं। लालू यादव ने एक ट्वीट करके लिखा, मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक यह आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। लालू यादव ने मोदी सरकार को न सिर्फ डरा हुआ बता दिया, बल्कि कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु घोषित कर दिया। क्या कोई व्यक्ति अपने गुरु को कपटी कह सकता है? लालू यादव आज जिन्हें अपना गुरु बता रहे हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उसने डर कर जिन्हें सम्मान दिया, उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने कपटी कहा था। शंकरसन ठाकुर ने अपनी पुस्तक द ब्रदर्स बिहारी और अरुण सिन्हा की किताब नीतीश कुमार और उभरता बिहार में इसका स्पष्ट जिक्र है। पत्रकार शंकरसन ठाकुर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर अक्सर लालू को लंपट, आवारा कहते थे। इसी किताब में जिक्र है कि कैसे लालू यादव अक्सर कर्पूरी ठाकुर को कपटी कहा करते थे। अवसरवादी लालू यादव कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। आज उनकी पार्टी उन्हीं की सरकार का हिस्सा है। कारण यह है कि लालू यादव के एक बेटे तेजस्वी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री है, दूसरे बेटे तेज प्रताप भी मंत्री है। बिहार में श्रेय लेने की होड़ में नीतीश कुमार भी शामिल है, जिन्होंने इसे अपनी पुरानी मांग करार दिया। कईयों को इसमें चुनावी फायदे के लिए लिया गया फैसला दिख रहा है, तो कुछ मोदी सरकार को झुका लेने का दावा कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों और 2025 के विधानसभा चुनावों में बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम उनके निधन के 36-37 वर्ष बाद किस तरह फिर से प्रासंगिक बनता है। लालू नीतीश इसे अपने गुरु को मिला सम्मान दिखाकर मोदी सरकार को झुका लेने का दम भरेंगे। वहीं भाजपा समाजवाद के एक पुरोधा को सम्मान दिए जाने की बात कहेगी। हालांकि बिहार की राजनीति पारंपरिक राजनीति व देश के अन्य क्षेत्रों की राजनीति से अलग है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को अंदाजा नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई की मीरा रोड पर हिंसा सामने आई थी। एक समुदाय ने 21 जनवरी की रात को राम मंदिर शोभा यात्रा को निशाना बनाया था। राम मंदिर शोभा यात्रा पर पथराव, हमला और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। इस बीच यहां की विधायक गीता जैन की खूब चर्चा हो रही है। राम मंदिर शोभा यात्रा को निशाना बनाए जाने और महिलाओं के साथ मारपीट करने के मामले को सबसे पहले गीता जैन ने उठाया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और इस घटना पर बीजेपी नेता नीतीश राणे और फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया था। गीता जैन मीरा रोड इलाके से विधायक है। वह 2019 निर्दलीय चुनाव लड़कर मीरा भायंदर सीट से जीती थी। उन्होंने तब बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता को 15,000 से अधिक वोटों से हराया था। 21 अक्टूबर 2020 को गीता जैन शिवसेना से जुड़ी थी। इसके बाद गीता जैन बीजेपी में शामिल हो गई थी। 31 जुलाई 2022 से वह बीजेपी के साथ है। गीता जैन इससे पहले 3 बार इस इलाके की मेयर 2015 से अगस्त 2017 तक रह चुकी है। इससे पहले वे कई बार पार्षद भी रह चुकी है। 5 जुलाई 1964 में मुंबई के अंधेरी में जन्मी गीता जैन मीरा रोड हिंसा मामले में दबंग विधायक बनकर उभरी है। 21 जनवरी की रात को उपद्रवियों ने जब राम मंदिर शोभा यात्रा को निशाना बनाया था तो वह सबसे पहले हरकत में आई थी। उन्होंने इलाके में घटना और हिंसा की जानकारी अधिकारियों के साथ सरकार के सामने उठाई थी। गीता जैन की मांग है कि मीरा रोड के नया नगर और शांति नगर समेत सभी इलाकों में पूरी सफाई की जाए, तमाम अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। गीता जैन का कहना है कि इस क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जाने पर आधार कार्ड की मांग की जाती है। लोकतंत्र का मतलब है कोई कहीं भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गीता जैन ने इस इलाके को पुलिस आयुक्त से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। गीता जैन 2002 में पहली बार मीरा भायंदर नगर पालिका की पार्षद चुनी गई थी। इसके बाद वे 2012 और फिर 2015 में जीती। गीता जैन लंबे समय से राजनीति में हैं। वे अगस्त 1984 में भरत जैन के साथ विवाह बंधन में बंधी थी। उन्होंने मुंबई के पीवीटी पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जैन 3 भाई बहनों में बड़ी बहन थी। उनके पिता जोगेश्वरी में एक खुदरा कपड़े की दुकान चलाते थे। एमए हाई स्कूल अंधेरी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी माध्यमिक पढ़ाई भवंस कॉलेज मुंबई से पूरी की है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ घंटे पहले मीरा रोड में राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली थी। आरोप है कि रविवार देर रात जब शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके नया नगर में पहुंची तो दोनों समुदायों में झड़प हो गई। इस दौरान वाहनों पर लगे भगवान राम की तस्वीरों वाले भगवा झंडे फाड़े गए और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। कुछ राम भक्तों की पिटाई के आरोप भी लगे हैं। इस उपद्रव में महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने नया नगर हिंसा में शामिल 50-60 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, RSF, महाराष्ट्र सुरक्षा बल और SRPF जवानों को तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील भी की है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।